बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का बड़ा अहम खिताब है। उलमा कन्वेंशन से उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि सबसे बड़ा जुर्म जो है वो फसाद फिल अर्ज़ है। ख़ात्मे की जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो ख़ारजी फितना है उसके ख़ात्मे के लिए हम पुरज़म हैं और पाकिस्तान पर एक आसिम मुनीर क्या, सियासतदान क्या, हर एक जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है और तैयार हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश की सूरत पर बात की, उन्होंने गाज़ा की सूरत पर बात की और उन्होंने पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज करने के हवाले से भी बात की। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में एहतजाज किया जाए लेकिन पुरअमन तरीके से, शहरियों की जो है वो खलल ना डाला जाए और शहरी ज़िंदगी को मुतासर ना किया जाए, तो उसमें कोई खलल नहीं डालेगा। इसके अलावा उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासर को भी पैगाम दिया और ये कहा कि मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार हैं और जानें कुर्बान भी कर रहे हैं। मुल्क की सलामती के लिए जो है वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने पैगाम दिया अफगानिस्तान को कि 40 साल से, कई दिहाइयों से जो है पाकिस्तान लाखों अफगानियों की जो है वो मेहमान नवाजी कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमसाया मुल्क है वो पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने दोबारा मीडिया टॉक की अडयाला जेल में, और जेल के अंदर कोर्ट रूम में उन्होंने ये कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो CCTV फुटेज है वो जिसमें जो लोग आएंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई मुज़ाकरात की बात नहीं की और ना ही मैंने कोई माफ़ी की बात की है, मैं तो बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अब ये बातचीत किसे कहते हैं, मुज़ाकरात किसे कहते हैं और माफ़ी किसे कहते हैं, इसका फ़ैसला अवाम ने करना है। लेकिन उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने को कह रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार भी हूँ। ज़रा कल से एक CCTV फुटेज की एक जो है वो वीडियो काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। ज़रा देखते हैं कि वो वीडियो क्या है सानिया नौमी से मुतल्लिक, कि उसमें कौन लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़े हुए हैं और कौन जलाओ घराव कर रहा है। ज़रा देखिए। जी नाज़रीन, आपने ये फुटेज देखी, आपने ये CCTV फुटेज जो है वो इस वीडियो में देखी और फैसला आप खुद करें कि ये कौन लोग हैं, इनका तल्लुक़ किससे है। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद होंगे सहर कमरान साहबा पीपल पार्टी से, मैम आपका शुक्रिया वक्त देने का। शाहजेब दुरानी साहब मुस्लिम नून से, शाहजेब भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। और फिरदौस नकवी साहब ने हमें जान किया तहरीक इंसाफ से, शमीम भाई आपका शुक्रिया। फिरदौस साहब, मैम सहर कमरान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा अहम खिताब है और उन्होंने बड़ा जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उन्हें पैगाम दिया है और ये कहा है कि मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की सलामती के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगे इस मैसेज पर? देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि मुल्क है तो हम हैं। ये हमारी शनाख्त भी है, हमारी इज़्ज़त भी है, हमारा वक़ार भी है और हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी है। अगर हम अपने मुल्क को सामने नहीं रखेंगे तो फिर मैं समझती हूँ कि बाकी सारी बातें बेमायने हो जाती हैं। बिल्कुल सही उन्होंने जिक्र किया, जो हम मिडिल ईस्ट में हालात देख रहे हैं, जो गज़ा में हुआ, जो शाम में, जो लिबिया में। देखिए, आज ये आज़ाद मुल्क है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। अगस्त का महीना है और मैं समझती हूँ हर लम्हे इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और कितनी कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद ही मुल्क हासिल हुआ। तो सबको सलाम पेश करना चाहिए, वो जिन्होंने मुल्क की तख्लीक में किरदार अदा किया, जिन्होंने मुल्क की तरक्की और तामीर में, जिन्होंने मुल्क के आइन और जमहूरियत के लिए और जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे तमाम अवामिल, तमाम एलिमेंट्स को रद्द करें जो इस मुल्क के अंदर फितना और इंतशार चाहते हैं, जो अवाम को गुमराह करते हैं। तो ये बहुत अहम खिताब था और मैं समझती हूँ कि ये हम सब के दिल की आवाज़ है। हम सब जो है ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, खुशहाली आए, मुल्क तरक्की करे। और ख़ुसूसी तौर पे देखिए, अभी जो वाक़या फ्रैंकफर्ट में हुआ वो बहुत अलार्मिंग था। हम तो पहले ही जिस तरीके से सरहद पार से पाकिस्तान पे जो है वो हमले हो रहे हैं, हमारी सिविलियंस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को रोज़ाना निशाना बनाया जा रहा है, हम उस पर भी बड़ा तहम्मुल से सिर्फ उन लोगों को जो तखरीबकार, जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। मगर ये ज़रूरत कैसे किसी को हुई कि आप पासपोर्ट भी पाकिस्तानी लें, आप हमसे सहूलतें भी लें, हमारे मुल्क में भी रहें, हमारे तालीमी इदारों में भी पढ़ें, हमसे सेहत की सहूलतें भी लें और उसके बाद
पाकिस्तान से बाहर हमारी सोवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी जो एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी आप तार तार करेंगे। मतलब ये तो मैं समझती हूँ कि हम इसको तो खैर जो बात करेंगे कि जी वियना कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है, आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, नहीं, मगर ये हमारी उन तमाम कुर्बानियों का, हमारी मेहमान नवाजी का, हमारी फ़राख दिली का ये जवाब मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये एक सही पैगाम है कि जब हम आपके साथ खड़े हैं, हमने हर मौके पर आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमने आपके खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जो जंग है उसके अंदर 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, ठीक है, और हमने अपना सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी, हमारा टूरिज्म, हर चीज़ अफेक्टेड हुआ। तो आज जो है आप इसकी कदर करें। अगर हमारे बॉर्डर सेफ हैं तो आपके बॉर्डर भी सेफ है। तो ऐसा काम ना करें कि जिससे जो है हमारे जो ना, मैं कहूँगी दिल रंजीदा ना की बात नहीं करूँगी, मैं कहूँगी हमें जो है कोई जख्म पहुँचे और हमारे जो मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको कोई नुकसान पहुंचे। फिरदौस भाई, मैं आपसे की तरफ आऊँगा सर, मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ ने आज सोशल मीडिया का भी जिक्र किया। उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है और कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना जारी बात है रियासत की जिम्मेदारी है, और जो फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसका जवाब देना या उसका तोड़ भी तो होना चाहिए सर, कानून हरकत में आना चाहिए। ये मेरे ख्याल से बुनियादी में जो है सोशल मीडिया का जवाब तो सोशल मीडिया है, ठीक है। इससे आपकी अगर आप सच बोलते हो, आपकी फॉलोइंग हो, तो आपका नैरेटिव आपको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे कफन लगाएंगे तो उसके अंदर सीना गजट, और सीना गजट जो है फेक न्यूज को ही प्रमोट करता है। आजकल पुराने जमाने की वो पुरानी कहावत है कि चल गई तरह के आखिर तक पहुंचते पहुंचते गोली चल गई थी, किसी ने कहा तोप चल गई थी, असल में एक खोटी चवन्नी चली थी, ठीक है। तो अगर आप जितनी कदम लग जाएंगे उतनी फेक न्यूज बढ़ती जाएगी। तो जो जहां तक जी आप मुकम्मल करें फिरदौस भाई। जो बात सेहत थी, हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम अपने दुश्मन खुद इस तरह है कि हमने जाउल हक के ज़माने में एक जंग में शरीक हुए और उसके एवज हमने वो तो भेज दिए, बहुत सारे कमांडोज भेज दिए, बहुत सारे फिदायीन भेज दिए, बहुत सारे मुजाहिद भेज दिए, लेकिन जब वो वापस आए तो हमारे घर के अंदर जो है वो क्लैश ऑफ कल्चर आ गए, और जो एक पुरअमन मुल्क था उसके अंदर एक बदअमनी आ गई। उसके बाद हमें एक और मौका मिला 9/11 पे, हमने शाह से ज़्यादा बड़े वफादार हुए, हमने अपने अड्डे दिए। अपने अड्डे देने के सिलसिले में हमारी आबादी पे बमबारी हुई, और ये दुनिया का वाहिद स्टेट था जिसने इस चीज़ की इजाज़त दी कि यूज़ योर ओन कंट्रीज बेसिस टू बम योर ओन पीपल। और इसकी वजह से जो इंतशार पूरे मुल्क में फैला और बदअमनी फैली, वो अपनी मिसाल नहीं रखती। आज भी हमें इस बात का पूरा ख्याल होना चाहिए कि अगर हमारे इदारे, जिनका पहला फर्ज ये होना चाहिए कि वो अवाम में बेहतरीन मकबूलियत रखे, अवाम के जज्बात को समझे, अवाम और अपने दरमियान जो फ़र्क है उसे पैदा ही नहीं होने दे, और अपने आप को किसी ऐसे मामले में मुलव्विस ना करें जिससे अवाम और फौज में दूरी आए। चलें फिरदौस भाई, मैं शाहजेब को कर लें। इसलिए कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर डू नॉट यूज द आर्म फोर्सेस, यूज योर सिविल ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस को यूज कर ले। और अगर पुलिस सर नाकाम हो जाए तो फिर कौन आएगा सर? अगर कोई पुलिस या एफटी नाकाम हो जाए तो फिर कौन आएगा?
जी कौन आएगा? सॉरी, फिर रिपीट कीजिएगा। मैं शायद एक लाइन मुझे कहने दे, एक लाइन, क्योंकि आपने बात की सोशल मीडिया की, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी जो आप देखें इंग्लैंड के अंदर जिस तरह से जो एक हमने देखा वायलेंस देखा फार राइट्स का, वो एक जो है फेक खबर की वजह से हुआ। तो हमें ये देखना है कि फेक खबरों का इम्पैक्ट बहुत गलत होता है। हाँ, ये होता है सोशल मीडिया पे इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि अपना नैरेटिव ना दे, मगर ये भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप नफरतों को प्रमोट करें। शाहजेब, आप बताएं सर कि अभी ये बात हो रही है कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो पुलिस को जो है वो काम करना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, एफसी को एक्शन लेना, और अगर पुलिस जहाँ पे नाकाम हो जाए, जहाँ पे एफसी नाकाम हो जाए, तो फिर कौन आएगा? और सोशल मीडिया पे जैसे भी बात की, फिरदौस साहब ने भी और मैंने बात की कि जो नफरत फैलाई जाती है, जो एंटी स्टेट जो है वो पोस्टें की जाती हैं और फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको भी तो काउंटर होना चाहिए। अब थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने जो पहली बात की रिगार्डिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें देखिए पुलिस का एक काम है, एक रोल है, वो एक सिविल सपोर्ट में आती है आपकी, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब उनकी एक कैपेसिटी है, उनकी अपनी एक तादाद होती है, लेकिन जब हालात और मामलात उससे बढ़ जाते हैं तो फिर आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज और फिर मिलिट्री फोर्सेज को इंटरवीन करना पड़ता है। और हमने ये अपनी हिस्ट्री में भी देखा, हमने अपने नेबरहुड की हिस्ट्री में भी देखा, ये तो उनका काम है एक्चुअली बेसिकली। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक जो बात अभी जो शमीम साहब कर रहे थे कि मैं तो बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जी हमें जो हमने जावलक साहब के टाइम पे वक्त में किया, हम बिला वजह एक जंग में कूद पड़े, फिर 9/11 के बाद भी। लेकिन उनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, तो फिर आज उन्हें कौन मुलविस कर रहा है हमारे इंटरनल मैटर्स में? कौन उनकी कांग्रेस में जाके वहाँ पे 300 से ज़्यादा वोट से रेजोल्यूशन पास करवा रहा है? कौन जो है वो उनसे उनकी लॉबिंग कर रहा है? कौन उनकी मिसालें दे रहा है कि जी वो भी जमहूरियत के दावेदार है, वो हमारे बारे में ये कह रहे हैं? तो मुलविस तो आप कर रहे हैं इन्हें। अब ये देखिए मुलविस कौन उन्हें दावत दे रहा है? हम तो देखिए आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा जी दैट वाज आवर इंटरनल इशू, हमारा एक इंटरनल मामला है। आप उसमें क्यों बाहर जाके हम क्यों माजी से सबक नहीं सीख रहे हैं कि आप एक तरफ मिसाल दे रहे हैं उन लोगों की और या जावलक की या अब जो है ना वो 9/11 की, उसके बाद आप फिर उनसे उस तारीख से कोई सबक हासिल नहीं करके फिर उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, फिर उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने सारे मामलात में। तो ये कैसा जो है ना ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। चलें इसी बात जो है वो दोबारा आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने फिर दोबारा आज मीडिया टॉक की है, और जो पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, तो आज फिर अपने वो उस बयान से दोबारा उन्होंने एक जो है वो यू टर्न कहें या उससे फिरना कहें कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो जो है वो सिर्फ बातचीत के लिए कहा था, मैंने किसी माफ़ी का या मैंने किसी उसकी मशरूत माफ़ी का ऐलान नहीं किया था। मैंने ये कहा था कि जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो CCTV फुटेज है उसको देख के जो लोग उसमें आएंगे उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई हुई। और वो कहते हैं कि अगर मेरा कोई आदमी CCTV फुटेज में पाया गया तो उसको मैं माफ़ी नहीं दूंगा, और मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। सर में हो क्या इसमें पहले माफ़ी का ऐलान, फिर CCTV फुटेज और फिर अब ये? आप देखें ना कितनी महारत है स्ट्रेटजी में कि रोज़ खबर बनाने के लिए, रोज़ खबरों में रहने के लिए एक बयान दें, अगले दिन उस बयान से फिर जाएं, और हम अपना वक्त जो है एक ऐसे शख्स के बयान पे ज़ाया करें जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, पाकिस्तान की ग्रीन बेल्ट जलाई, जिसने जो है ज़मान पार्क से पेट्रोल बम फेंकवाए, जिसने जो है शोधा की यादगारों पे हमले किए, जिसने जो है पाकिस्तान के असासों पे हमले किए, जिसने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे हमले किए। तो आप ये देखें कि हम जो है वो शोधा की यादगारों पे को मिसवार किया, तो हम उस शख्स के बारे में रोज़ बात करते हैं। क्यों करते हैं? बात यह है कि हम जेल में कितने कैदियों के बारे में रोज़ बात करते हैं, खबर तो है ना। हाँ बस इसीलिए ना वो देखें उन्होंने, मैं पहले भी ये जुमला कहती हूँ, आप लोग इसको लाइटली लेते हैं, वो जो एक कहा था ना कि इमरान खान ने कि मैं बारूदी सुरंगे बिछा के जा रहा हूँ, तो बारूदी सुरंगे उन्होंने अपनी जमात में भी बिछाई हैं। मकसद क्या है कि वो चाहते नहीं है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जमात मुनज़्ज़म हो या ताकतवर हो। अब उन्होंने कहा कि जो CCTV फुटेज देख लें, कौन आएगा CCTV फुटेज में? उनकी पार्टी की ख़वातीन आएंगी, उनकी पार्टी के कारकुन आएंगे, उनका भांजा आएगा, कहते जी इन सबको पकड़ लो, मुझे छोड़ दो। तो देखें ना, बात यह है कि आप ये देखें कि सेल्फिशनेस का आप देखें कि आलम क्या है
यानी एक शख्स लीडर जो है वो कहता है कि मैं अपनी कुर्बानी दूं, मैं अपनी ज़ात पे सब कुछ ले लूं और मैं बाकी सबको तहफ़्फ़ुज़ दूं। ये कह रहे हैं कि आप CCTV फुटेज देख लें, तो CCTV फुटेज तो हम रोज़ देखते हैं, हमें पता है कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है। हाँ। हमें पता है कौन गाड़ियों में बैठ के गया था, हमें पता है कि जो है किसने जो है वो यूनिफॉर्म उठा के लहराया था, हमें पता है कि कौन जो है वो लोगों को बरगला रहा था। तो मैं सोचती हूँ CCTV फुटेज तो हमारे पास वो भी है ना, जो ये बयान दे रहे थे, जो ये प्रोवोक कर रहे थे, जो ये इंसाइट कर रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे, इंतशार पसंदी पे वो हमला करने पे लोगों को उकसा रहे थे। तो मैं कहती हूँ वही क्यों ना देख लें हम CCTV फुटेज, वो चला लें हम। PTI से फिरदौस भाई आप क्या कहेंगे कि आज उन्होंने फरमाया तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कि मैंने कोई माफ़ी शाफ़ी का नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि जो है वो CCTV फुटेज देख लें, और माफ़ी तो वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो, तो कहते हैं मैंने गलती कोई नहीं की। सर मेरे ख्याल से यही उन्होंने हमेशा कहा है, कल भी यही कहा था, आज भी यही कह रहे हैं। देखिए मसला ये है कि ये जो बातें कहे जा रही हैं और उसके अंदर ये सारी फुटेज अवेलेबल है, तो क्या आपके प्रोसिक्यूटर्स नाकारा लोग हैं, नाअहल है, बेईमान है, रिश्वतें लेते हैं? हाँ। कि PTI के लोगों को कन्विक्ट नहीं करवा सके 1.5 साल में? मैं आपको बताऊं कि मेरे ऊपर इस वक्त 6 FIRs कटी हुई हैं, और जो इस आदमी का मैं तो नामालूम अफराद में आया हूँ। अच्छा। जिसका नाम था मेन एक्यूज में, उसका नाम इमरान इस्माइल है उस FIR के अंदर। ठीक है। इमरान इस्माइल जो है वो मजे कर रहे हैं, मैं अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ क्योंकि उन्हीं ने एक बयान दे दिया या उन्हीं ने ज्वाइन कर ली इस्तेकाम पार्टी। ये है पाकिस्तान का अदालती निजाम कि बयान दे दो और माफी ले लो। ये है फौज का वो निजाम जिसके जरिए वो पाकिस्तान को चलाना चाहती है, अदालती निजाम के अंदलीब अब्बास माफ, यास्मीन राशिद जेल में, मुनव्वर हसन माफ और खतीजा शाह जेल में। माफी तो इनको मांगनी चाहिए सनम जावेद के बच्चों के साथ, जिनसे को उन्होंने माँ को महरूम कर दिया इतने अरसे के लिए। अलिया के से मांगे कि जो अपने शौहर, जो कि वो भी कैंसर का पेशेंट है, उसको वो लोग आफ्टर नहीं कर सके। कितने लोगों से माफी मांगेंगे? नहीं तो इसका हल क्या है सर? जिनके ऊपर फिरदौस साहब, इसका हल क्या है? इसका हल सर क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है? कौन फैसला करेगा कि सानिया 9 मई जो है? सिंपल है, इसका बड़ा सिंपल हल है। फौजी इदारे कहते हैं हम कन्विक्ट उनको करना चाहते हैं जिन्होंने वायलेट किया। इस वक्त टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हर आदमी जिसकी तस्वीर आई है CCTV पे उसका नाम दिया है। ठीक है। हर सिंगल आदमी उसका पता भी दे, उसका ताल्लुक भी दे कि उसका ताल्लुक किस इदारे से, किस जमात से, किस और सियासी जमात से या पुलिस से या आर्मी से या किसी और एजेंसी से। अच्छा। आता जाए, साबित करते जाए वो PTI का। PTI पहले खुद भी एक्शन लेगी और उसको कहेंगे कि सजा भी दो। चले शाहजेब साहब, CCTV फुटेज तो सामने हमारे कई दफा जो है वो WhatsApp 1.5 साल से कमीशन की बात हो रही है, क्यों नहीं बनाते? चले फिरदौस भाई, पता है मैं पोल खुल जाए जी, मैं नून लीग को भी शामिल करता हूँ सर। शाहजेब साहब, CCTV फुटेज का बार बार जो है वो कहा जाता है, अभी तो ये कल रात भी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, सारी CCTV फुटेज इसमें मौजूद है, कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ पे है, और कौन अपना खुद तारफ़ करा के वर्दी जो है वो हाथ में लहरा के जो है वो कह रहा है। तो इसका मतलब फिर क्या है कि जैसे सर कामरान ने कहा कि खान साहब जो है वो बच जाएँ और जो CCTV फुटेज में आ रहे हैं लोग वो सारे रगड़े जाएँ। जावेद साहब, ये देखें आप, ये एक बहुत कन्फ्यूज्ड कल्ट है और ये आवाम को भी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप ये देखें, पहले उन्होंने कमेटी बनाई कि जी वो कमेटी मुज़ाकरात करेगी, 3 रुकनी कमेटी, पर कमेटी को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी मैं बात करूंगा, वो फिर कहते हैं कि जी मैं बात कर रहा हूँ, फिर कहते हैं नहीं हम मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि जी मैं माफ़ी मांगूंगा, कंडीशनल माफ़ी, फिर कहते हैं नहीं मैंने तो माफ़ी की बात ही नहीं की थी। ये बहुत कन्फ्यूज लोग हैं। मतलब आपके सामने, मतलब आप ये देखें कि हमारे सामने यास्मीन राशिदा साहिबा क्या कह रही हैं, उनकी ऑडियो है कि जी जहाँ आप लोगों ने उन जगहों पे पहुँचना है जहाँ पर आपको बताया गया है। आप देखें मुराद सईद साहब की जो है ना वो उनकी ऑडियो है, वो सनम जावेद मेरी बड़ी मतलब उनकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन वो क्या कह रही हैं कि जी इन्होंने खान साहब के गिरबान पर हाथ डाला है और खान साहब तो हम इनको बता देंगे कि खान साहब हम इनके गिरबानों पर हाथ डालेंगे। और हम ये किस तरह की, मतलब आप एक माइंड सेट चेक करें कि वो बंदा ये कहता है जी मैंने जो है वो लैंड माइन्स बिछा के, बंदे का माइंड सेट ही तकरीबी माइंड सेट है उसका।
आपने कभी इनसे कोई पॉजिटिव जो है ना गुफ्तगू सुनी आपने उनसे? वो सिर्फ उखाड़ दो, पछाड़ दो, आग जला दो, तबाही कर दो, फेर दो, वो तो इस माइंडसेट के हैं। हाँ। आप वीडियोस चेक कर लें, वीडियो में झंडे किसने उठाए हैं, वो लोग कौन हैं, वो किसके नुमाइंदे हैं, ये जो वर्दी हिला रहे हैं, जो आपके जिन्ना हाउस में जो है ना वो एंटर होके जो है ना वहाँ पर वो, ये कौन लोग हैं सारे? क्या ये नज़र नहीं आ रहे इनके? ये कौन? ये इनके अपने लोगों के कहने पर इनकी सेकंड लीडरशिप, इनकी थर्ड लीडरशिप कौन? असद उमर साहब जो है ना वो वहाँ पे कोर्ट में जो है ना बेहोश होकर उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, उनकी जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। तो ये किसको जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं और ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ। जी, मेरे ख्याल में ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। क्या इसी तरह जो है वो चलता रहेगा, कभी माफ़ी मांग लेगी, कभी माफ़ी का ऐलान, कभी फिर जो है वो कोई और नया बयानिया? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फिर दोस्त साहब मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ सर, आपसे शुरू करता हूँ ये सेगमेंट। मुझे बताइएगा सर, बात हो रही थी वे फॉरवर्ड की, बात हो रही थी मुज़ाकरात की, और बात जो है वो चल पड़ी है कि पाकिस्तान की बात कौन करेगा, उस मैंडेट की बात कौन करेगा जिन्होंने आपको मैंडेट दिया है, उनकी बात कौन करेगा। लोग बिजली के बिलों पे जो है वो मारे जा रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। तो जब मुल्क में यही रस्साकशी होगी, इंतशार होगा, तो फिर सर कैसे मुल्क तरक्की करेगा? अच्छा जी, लेट्स से आपने कहा हम अपने मैंडेट की बात करें, हम नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि हमें मैंडेट दो, तभी पाकिस्तान के अवाम को उनकी मर्जी का मैं दोबारा सर मैं सर दोबारा वादे कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने आपको मैंडेट दिया है उनकी बात कौन करेगा? जी, मैं बात कर रहा हूँ मैंडेट पाकिस्तान के अवाम की बात करने को। पाकिस्तान के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया, 2/3 मैंडेट दिया। ये मैंडेट छीना किसने, उसकी बात करें। इस वक्त रिजर्व सीट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। ये क्या किया जा रहा है? कानून साजी करके क्यों छीना जा रहा है? ये कौन छीन रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि 8 फरवरी और 9 फरवरी के दरमियान क्या कुछ हुआ, कि क्यों निकाल दिया गया तमाम पोलिंग एजेंट और कैंडिडेट्स को आरओ के ऑफिस के दरमियान। क्या ये कानून के मुताबिक था? कानून की खिलाफवर्जी किसने की? पीटीआई ने की या जो लोग इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं उन्हीं ने की? फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में फर्क क्यों आ रहा है? इसके पीछे जिम्मेदार पीटीआई है या इस्टेब्लिशमेंट है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान के एक आईनी इदारे ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है? ये पीटीआई ने किया या उन्हीं ने किया? 90 दिन में इंतखाबात जो कि आइन में लिखा हुआ है, रूह है आइन की, उसको फॉलो किसने नहीं किया? पीटीआई ने नहीं किया या इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया? आज सारी ये इसके पीछे खड़े हुए हैं जनरल साहब। तो सर साहब की मर्जी तो सर फिरदौस भाई, बात ये है कि पार्लियामेंट का काम में जो है वो कानून साजी करना, जारी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट ने तो अपना काम किया जो कानून साजी हुई है। नहीं, देखिए पार्लियामेंट की कानून साजी जो है किया उन्हीं ने, कर लिया, मैं तो नहीं रोक रहा। लेकिन पाकिस्तान का एक आइन भी है, उस आइन के अंदर कुछ फंडामेंटल्स भी कॉल किए गए। लोग पाकिस्तान के इतने बेवकूफ नहीं है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव को कानून बनाया जा रहा है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? अगर ये सिर्फ कानून साजी कर रहे होते तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करते। इनका वतीरा ये रहा है कि जब भी इन्होंने कोई इस किस्म की मुतनाज़ किया है कानून, चाहे वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस हो, उसके अंदर उन्होंने सारे फायदे उठाए। यहाँ तक कि जब सदारत भी ली आसिफ जरदारी साहब ने तो उन्होंने आते ही 3 एमनेस्टीज ले ली 3 केसेस में। अच्छा। क्योंकि अब वो सदर है। भाई अगर आप ट्रांसपेरेंट है, आपको तो कहना चाहिए था कि मेरी ट्राई करो, चाहे मैं सदर भी हूं तो कोई पता, मैं अपने केसेस कोर्ट में माफ करवाऊंगा। चले मैं पूछता हूँ, लेकिन नहीं किया। शहर कमरान साहब से पूछता हूँ, मैं शहर कमरान साहब से पूछता हूँ कि आप तो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, कौमी असम्बली का हिस्सा हैं आप, और आपने कानून पास भी किया, तो उसमें कोई डेट मेंशन है कि उस डेट से जो है ये कानून लागू होगा?
जो बार बार कहा जा रहा है कि पहली बात ये कि कानून साजी जो है, जो मैंने देखा उसमें डेट तो कोई नहीं है, जो पार्लियामान का काम है, एक पहली चीज। दूसरी बात मैं कहूँगी कि बिल्कुल एक, मैंने देखे, मैंने तहम्मुल से सुना है, नकवी साहब जरा सा सब्र करें। आपकी नैब के लिए तो मैं तैयबा गुल आपको याद कराऊंगी सारी जिंदगी, ठीक है ना। जब आप नैब की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी तैयबा गुल को हॉस्टेज रखा गया था वजीर आजम हाउस में नैब के केस बनाने के लिए। फिर जो है बाकी आपने जो बात की कि जी आपका मैंडेट, तो मैं कहूंगी 2018 का आरटीओ सिस्टम याद रखिएगा, भूलिए नहीं। अब जहाँ के कानून साजी मुझे बताएं कि जब आर्टिकल 63A की जो है गलत तशरीह की गई थी जिसने सारे बहरान को जन्म दिया, उस वक्त क्या था, उस वक्त आइन कहाँ था और कानून कहाँ था? भाई अभी 2 मौजूद के जो ऑब्जर्वेशन आई हैं उनको भी तो देखें, यानी फैसला किसके हक में हो रहा है जो पिटिशनर नहीं है, ठीक है। नशिस्तें कैसी, यानी 3 दिन का टाइम होता है, 15-15 दिन एक दफा आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, अब आप एक और पार्टी ज्वाइन करें। मतलब मैं तो खुद देख रही हूँ कि ये आइन की तशरीह हो कैसे रही है। और उस एफिडेविट का क्या बनेगा जो उन्होंने एफिडेविट दिया है? जी वो एफिडेविट दिया है। देखिए कुछ मेंबरान ने हल्फ ले लिया, बहुत एक बहरान, यानी जो 63A से बहरान शुरू हुआ था, एक दफ़ा और एक नया बहरान। यकीनन आपकी ख्वाहिश है, आप किसी को प्लेट पे रख के देना चाहते हैं, इक़्तिदार दें, मगर आइन को तो दे। हमारा तो काम है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, ठीक है, तो हम तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आपने दोबारा अदालत में जाना है, आप दोबारा अदालत में जाएं, लेकिन बात यह है कि हमें ये देखना है कि क्या हम इसी तरीके से पार्लियामान को होस्टेज बनाएंगे जैसे आपने तैयबा गुल को होस्टेज बनाया था, जिस तरह से आपने गलत केसेस बनाए थे, जिस तरह आपने पहले बोला 20 पंक्तियां, बाद में कहा जी सियासी बयान है। आपने 2014 के धरने पे भी ये इसी तरीके से आपने पाकिस्तान को मुश्किलात में डाला। उसके बाद अब आपको हुकूमत में थे, आपने गैर आईनी तौर पर असेंबली तहलील करने की कोशिश की, उसके बाद आपने एक चलती हुई असेंबली से इस्तीफे दे दिए। फिर जो है आप कहते हैं कि जी हमने सही किया, आपने खुद 2 और चलती हुई असेंबलियों को जो है ना आपने रिजॉल्व किया, फिर आप कहते हैं वक्त पर इलेक्शन नहीं कराए। देखिए आपका मकसद है इंतशार, आप उसके लिए लॉबिस्ट फर्म्स भी हायर करते हैं, आप उसके बाहर, मुल्क से बाहर लॉबिंग भी करते हैं, आप उसके लिए फंड्स भी इकट्ठा करते हैं, आप लोगों को गुमराह भी करते हैं, आप नफरतें भी फैलाते हैं। बस कर दें, पाकिस्तान को रहने दें, हम पाकिस्तान के अवाम को जीने दें। यस, आज हमारा मसला बिजली का बिल है, मैं नहीं दे सकती, आप नहीं दे सकते, पाकिस्तान का अवाम नहीं दे सकता। मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट को कि इस बात को छोड़ दें, बाकी सब चीज़ों को, अवाम के मसाइल खोल करें। बिजली के बिल को हमें हल करना है, हमें देखना है कि महंगाई ऐसी ना हो कि लोग 2 वक्त की रोटी को जो है तरसे। ये असल इश्यूज हैं, इन पे तो आप बात नहीं करना चाहते। आप कश्मीर पे जब 2019 के अंदर कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील हुई, उस वक्त इमरान खान साहब जब करारदाद पास हुई तो ऐवान में नहीं बैठे थे। इस दफ़ा जब कश्मीर पे करारदाद आई तो हम देख रहे हैं कि जी अपोजिशन बेंचों से जो है वो उसका साथ नहीं दे रहे, ये नहीं चाह रहे, उस पर एतराज़ कर रहे हैं। वो देखें, बात कहीं तो अपनी कोई लाइन तो लेकर आए ना। अगर आपने पाकिस्तान के हर एजेंडे को, अवाम के हर इशू को आपने शोर शराबे में आपने उसको सबटाइज करना है, तो मैं कहूँगी ये ना करें। हमें जो है इस मुल्क को भी बचाने दें, पार्लियामान को भी बचाने दें, आइन को भी बचाने दें। हमने कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाया, चाहे वो पंजाब में करे या केपी। 90 दिन में इलेक्शन ना होना जो है वो गैर आईनी काम है। ये कैसा गैर आईनी एकदम नहीं था जावेद साहब के वो कासिम सूरी साहब भरे असेंबली में आके कहते हैं कि जी हम नहीं मानते इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, जबकि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी खत्म हो चुकी थी असेंबली डिसॉल्व करने की। तो आप अथॉरिटी खत्म होने के बाद भी स्पीकर साहब आके, जो कि 4.5 साल ऐसी सीट पे मौजूद रहे कि उनका डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में था, वो एक सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऊपर 4.5 साल गुजारने के बाद आके ये कहते हैं कि जी मैं नहीं मानता इसको और हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं। ये कैसी जो है ना आइन की जो है ना ये पासदारी कर रहे हैं। जी फिरोज भाई, ये बात मुकम्मल करने दें। जी 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 आप बोलें, मुझे बात करने दें, आप बोलें। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जजेस अब ये कह रहे हैं कि जजेस डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये चार्ज इन सारे जजेस को, 11 जजेस को जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले जाए, इससे कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लगाया है उनको भी ले जाए। 11 जजेस की बात कर रहे हैं और वो 2 जिन्होंने लिखा है उन्होंने कोई अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं बताई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्शन बताए। बात ये कहीं आइन में नहीं लिखा, चाहे इंप्रूव करें बिल कि once the case hearing is cleared and the short judgment is announced within so many days आपको जो है डिटेल जजमेंट लिखना है, कहाँ लिखा हुआ है?
अगर फिरदौस भाई आपका मौक़िफ़ आ गया, डिबेट लंबी है लेकिन वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। शहज़ाद साहब आपका शुक्रिया। डिबेट लंबी है लेकिन मामला सिर्फ यही है कि मुल्क का कौन सोचेगा, अवाम का कौन सोचेगा जिसने मैंडेट दिया है। अगर सियासी जमातें आपस में यूँ लड़ती रहेंगी और आपस में बैठ के बात नहीं करेंगी तो फिर अवाम कहाँ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।